आज सुबह वापस से वही हुआ, अमन जी के भरोसे मशीन के राउंड लगा लिए। उसके बाद में मैं किचन में आ गई क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना था। और आज नाश्ते में मैंने जयदेव के लिए बनाया सूजी का हलवा। लास्ट टाइम मैंने आटे का हलवा बनाया था, थोड़े से मोटे आटे का, जिस आटे से चूरमा बनाते हैं। लेकिन आज मैंने सूजी का हलवा बनाया है। सूजी थोड़ी सी सिकी, उसी के साथ साथ मैंने इसमें ड्राई फ्रूट एकदम रफली बड़े बड़े चॉप करके डाल दिए हैं। वैसे हलवों के अंदर अगर ड्राई फ्रूट अलग अलग तरीके से चॉप करके डालते हैं ना, तो टेस्ट में बहुत फर्क भी लगता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको भी ऐसा ही लगता है। और इस तरीके से मैंने काजू और बादाम ऐड किए हैं, किशमिश नहीं किए हैं। और कई बार ना मन करता है कि कुछ मीठा सा हलवा बनाकर खा लें। और हलवे के साथ में अगर कुछ खा सकते हैं ना, तो वो है बेस्ट पापड़। मूंग दाल की जो पापड़ होती है वो आप इसमें इसके साथ में खा सकते हो। वैसे हमारे घर पे वो थी नहीं, इसलिए मैंने नहीं सेकी, वरना वो सेक कर मैं ज़रूर खाती। एक तरफ मीठा और एक तरफ चटपटा अच्छा लगता है। यहाँ पर मम्मी जी भी अपने काम कर रही थी और हम दोनों मिलकर इस तरीके से काम करते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है मैंने कि काम को बाँट लेते हैं। आधा इसका, आधा उसका, ये काम तेरा सुबह का, ये काम मेरा शाम का। लेकिन हमारे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसको जो दिखता है वो उस तरीके से मैनेज कर लेता है। और रोज़ाना का रूटीन बदलता ही रहता है। और इस तरीके से मैंने इस हलवे के अंदर गरम-गरम पानी डाल दिया। ज़्यादा गर्म पानी नहीं था, हल्का गुनगुना था। और मैंने चीनी डाली। चीनी का डिब्बा खाली हो गया था, लास्ट में थोड़े से पतासे रखे थे। मुझे लग रहा था कि मीठा थोड़ा कम हो जाएगा, तो मैंने थोड़े से पतासे इसमें ऐड कर दिए। वैसे टेस्ट में कोई चेंज नहीं आया, बहुत टेस्टी बने थे ये। सही बताऊं तो हलवा बहुत बढ़िया बनाया। मम्मी जी ने यहाँ पर बना दिया था साग, बथुए का साग बनाया है, और साथ में इसमें धुनी दी है कोयलों से। बहुत ही टेस्टी लगता है ये साग धुनी वाला, बिना छोकन का। इतना स्वाद लगता है ना, क्या ही बताऊं। और सबसे अच्छी बात है, ये हमारे खेत का बथुआ है। बथुआ बोल लो, चीलवा बोल लो, आप कुछ भी बोल सकते हो। हमारे घर में मम्मी जी चीलवा बोलती है, मैं बथुआ बोलती हूँ। तो सबका बोलने का तरीका अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन चीज एक ही है। फिर यहाँ पर मैंने हलवा सर्व कर लिया। जयदेव और मैं मस्त धूप में बैठकर हलवा खा रहे हैं। बस कुछ दिन की धूप और है जो अच्छी लगेगी, अदरवाइज थोड़े दिन बाद तो धूप बिल्कुल बेकार लगने लग जाएगी। धूप में बैठ नहीं पाएंगे अपन। अभी भी ऐसा ही होता है, थोड़ी सी देर ही धूप में बैठ बैठ पाते हैं, फिर हम लोग खिसक गए थे थोड़ी सी छाया के अंदर। हलवा खाने के बाद में मैंने यहाँ पर सबसे पहले किचन की स्लैब की साफ सफाई की। मैंने सोचा झाड़ू पोछा करने से पहले किचन की साफ सफाई कर लेती हूँ। और आज संडे है, तो वैसे भी जयदेव की स्कूल की छुट्टी है। कल भी छुट्टी थी जयदेव की स्कूल की। जयदेव की स्कूल की सैटरडे और संडे को छुट्टी ही रहती है हर वीक। उसके बाद में मैंने किचन की स्लैब की साफ सफाई की। और सही बताऊं तो किचन की स्लैब की साफ सफाई कर लो, लास्ट में बर्तन साफ कर लो सारे के सारे ढेर करके। उसके बाद में मैं झाड़ू पोछे कर लूंगी, तो क्या है कि किचन का काम पहले समिट जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताना, क्या आप भी इसी तरीके से काम करते हो, मैनेज कामों को। मैं तो देखो इसी तरीके से कामों को मैनेज करती हूँ। यहाँ पर मैंने किचन की दोनों स्लैब साफ कर दी है। अब मैं साफ कर रही हूँ बर्तन। और इस तरीके से ना मैं सारे बर्तनों को एक बार झूठन हटा के एक साइड में कोने में रख देती हूँ। फिर सिंक मांज लेती हूँ। उसके बाद में मैं एक एक बर्तन मांज मांज के सिंक में रखती जाती हूँ। अधिकतर ज़्यादा बर्तन होते हैं जब मैं ऐसे ही साफ करती हूँ। अदरवाइज ऐसे करती हूँ कि 2-3 बर्तन मांज लिए बड़े बड़े, फिर उनको धो लिए, फिर 2-3 बर्तन मांज लिए, फिर उनको धो लिए, फिर 2-4 बर्तन मांज लिए, फिर उनको धो लिए। इस तरीके से करती हूँ। अधिकतर वैसे मैं वैसे ही करती हूँ जैसे मैं बता रही थी, कि 2-3 बर्तन एक साथ मांज लेती हूँ, फिर उनको धो लेती हूँ। फिर 2-3 बर्तन एक साथ मांज लेती हूँ, फिर धो लेती हूँ। और कई बार मन होता है तो इस तरीके से मांज के फिर धो लेती हूँ एक साथ। तो आप लोग कमेंट करके बताना आपका क्या तरीका है। मेरी मेरी तरह इस तरीके से मिक्स चलता है, या फिर अपना एक सिंपल सा तरीका है। और तवे को भी मैंने यहाँ पर हल्का सा रगड़ के मांज लिया है। ज़्यादा नहीं रगड़ा है, क्योंकि ज़्यादा रगड़ने से क्या है कि रोटियां फिर इस पर चिपकती है। इस वजह से मैं इसे ज़्यादा नहीं रगड़ती हूँ, नॉर्मल ही रगड़ती हूँ, क्योंकि हम तवे को डेली ही साफ करते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, बहुत अच्छी वाली। चलिए, ये ट्रिक ना मैं आपके साथ किसी शॉर्ट वीडियो में शेयर करूंगी, बर्तन मांजने के लिए। आपको भी अच्छी लगेगी और मेरे हिसाब से अच्छी लगनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने सारे के सारे बर्तन मांज कर धोकर तैयार कर दिए हैं, देख सकते हो आप लोग। अब फाइनली किचन का सारा काम समिट गया है। गैस के बर्नर मैंने वापस लगा दिए हैं। अब कपड़ों की हालत देख सकते हो आप, कितने गीले हो जाते हैं ना कपड़े। ये शायद मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ भी होता होगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं बालकनी में आ गई। आज बालकनी में बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि मम्मी जी ने यहाँ पे सब्जी साफ करी थी। और आप सभी को पता ही है हरी सब्जी में मिट्टी कितनी आती है। तो थोड़ी बहुत खराब हरी सब्जी भी थी और थोड़ा सा मिट्टी भी थी। तो मैंने सब चीज़ों को मिलाकर अच्छे से झाड़ू लगा दी, क्योंकि मुझे बालकनी अच्छे से धोनी है आज। उसके बाद में मैंने इस तरीके से सारा जो कचरा है वो इस सूपड़े में खाली कर दिया। इसको हम लोग सूपड़ा कहते हैं, और हमारे घर में हम इसे डस्टबिन भी कहते हैं। दोनों ही चीजें कहते हैं, वही बात आ गई ना, चीज एक है नाम अनेक है।
फिर मैंने बालकनी धोई, पहले तो मैंने झाड़ू से इसको अच्छे से साफ किया, फिर बाद में पता चला ऊपर थोड़ी सी चिकनाई लगी थी, तो सर्फ ले लिया, सर्फ से ऊपर से लेकर नीचे तक सारी बालकनी को बड़े तरीके से धो के साफ कर दिया। और बालकनी को साफ करने का आज कारण ये था कि मुझे आज कपड़े बालकनी में ही सुखाने थे प्रॉपर तरीके से, रेलिंग पर, इन डंडों पर, इस तरीके से मुझे कपड़े सुखाने थे, तो मैं इनको साफ करके ही सुखा पाती हूँ, क्योंकि इनमें बहुत डस्ट जम जाती है। गली के बाहर मेट्रो का बहुत काम चल रहा है, बहुत समय हो गया है, तो इस वजह से क्या है कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ने लगी है आजकल। पहले मैंने इन रेलिंग को, इन सब चीज़ों को ढंग से साफ कर लिया, उसके बाद में सर्फ डालकर, पहले ऊपर सर्फ डाल के साफ किया था, और अब नीचे की तरफ फर्श पे सर्फ डालकर बुआरे से बुआर कर इस तरीके से पूरी बालकनी में वाइपर चला दिया। ये देखो भाई, ढेर सारे कपड़े हो गए हैं। पहले मैंने टब साफ किया, अब मैं ये सारे कपड़े झकोल झकोल के ना इस टब में रखती जाऊंगी। और पानी का मैं सदुपयोग सही तरीके से ही कर रही हूँ। इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, जैसे एक बाल्टी में कपड़े झकोल रही हूँ, फिर वही कपड़ा दूसरी बाल्टी में झकोल लूंगी, ठीक है। फिर जब ये वाली जो बाल्टी है ना, जिसमें मैं पहले राउंड में कपड़े झकोल रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा मैली हो जाएगी ना, उसके बाद ही उसे डोलूंगी, तब तक एंड तक कपड़ों का राउंड लेती रहूंगी झकोल झकोल के। अब मैंने जो एक ढेर लगाया है ना कपड़ों का झकोलने के बाद में, वो पहला राउंड है, और जो दूसरा मैं ये लगा रही हूँ ना बाल्टियों के बगल में, ये दूसरा राउंड है। इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, 3-4 कपड़ों के राउंड बना लेती हूँ खुद से ही। तो इस तरीके से राउंड बाय राउंड कपड़े झकोलती जाती हूँ। अब जो मैंने ये शीट ली है ना, ये मैंने तीसरा राउंड, देखो उधर की तरफ रख दिया ना बाल्टी के, ये मैंने तीसरा राउंड लगा दिया। ये 3 चीज चल जाएगी इसके अंदर में। तो इस तरीके से मैं अब पानी बहुत ज्यादा मैला हो गया ना, अब मैं ढोल दूंगी, बाल्टी थोड़ी सी साफ कर लूंगी। अब मैं वापस से जो पहला राउंड लिया था ना, वो मैं वापस से झकोलूंगी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप भी ऐसे राउंड बाय राउंड बना बना के कपड़े झकोलते हो। देखो मुझे तो आसान लगता है इस तरीके से कपड़े झकोलना, तो मैं इस तरीके से झकोलती हूँ। और एक एक कपड़ा अगर मैं झकोलने लगूँ ना, तो बहुत समय लग जाता है, लेकिन पानी एकदम साफ था जब ही मैंने आखिरी में से निकाला है ड्रायर होने के लिए। तो इस तरीके से मैं कपड़े धोती हूँ, और कपड़ों का बोलबाला हमारे घर में बहुत हो जाता है भाई। जयदेव के कपड़े सबसे ज्यादा होते हैं। अब ये सारे कपड़े जो टब में है ना, इनको 2 बार में मैं ले जाऊंगी मशीन के पास, सारे कपड़ों को ड्रायर कर लूंगी, और सारे कपड़ों को ड्रायर करके मैं बालकनी में ले आई। अब कपड़े अगर बालकनी में फर्श पे गिर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम मस्त साफ है बालकनी बढ़िया तरीके से। रेलिंग पर मैं बेडशीट सुखा रही हूँ, हल्की बहुत डस्ट सब जगह लगी रहती है, लेकिन वो भी नहीं है, आज तो बड़े तरीके से साफ कर लिया था मैंने रेलिंग को। अब जो बड़े बड़े कपड़े हैं ना, वो मैं यहाँ पे सुखा दूंगी। भाई सुखाने से पहले थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि बंदर बहुत दिन हो गए आए ही नहीं इन दिनों में, तो बंदर कभी भी आ सकते हैं। और बंदर आते हैं ना, तो इनके ऊपर चल के जाते हैं, आप समझ सकते हो ना, रेलिंग के ऊपर से चलते हुए निकलेंगे वो यहाँ से, तो पूरे जो ये कपड़े हैं ना, ये गंदे हो जाएंगे, फिर इनको दोबारा धोना पड़ता है। उनके पैर ना बड़े, मतलब वो सब जगह चलते हैं, तो पैरों में थोड़ी डस्ट गंदगी लगी रहती है ना, तो वो लग जाती है इन कपड़ों पर, तो दोबारा धोना पड़ता है। तो मैं यही बोल रही थी, मेरी नंद को मैंने कह दिया था कि दीदी आप ऊपर की तरफ बैठे हो छत पर, तो थोड़ा सा बंदरों का जरूर ध्यान रखना। तो ऐसे करके मैंने ये कपड़े सुखाए हैं बड़ी ही रिस्क लेकर। और जो छोटे कपड़े हैं ना, वो मैंने इस स्टैंड पे सुखा दिए। और मैं कपड़ों को इस तरीके से सुखाना पसंद करती हूँ। ऐसे क्या रहता है कि सारे कपड़े स्टैंड में गुपचुप नहीं होते हैं, और जो कपड़े हैं वो आराम से जल्दी सूख भी जाते हैं। और आपको मैं बता देती हूँ, ये जितने भी कपड़े मैंने यहाँ पे सुखाए ना रेलिंग के ऊपर, बढ़िया तो हवा चल रही थी, और ये कपड़े जैसे जैसे सूखते जा रहे थे ना, वैसे वैसे मैं उतार कर अंदर ले आ रही थी, तो डर नहीं था बंदरों का। और अच्छा हुआ कि आज बंदर आए ही नहीं, सारा काम आराम से हो गया। वरना अधिकतर मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं रेलिंग पर जब भी कपड़े सुखाती हूँ, अधिकतर होता है कि बंदर आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर। और थोड़ी देर अगर हम लोग ये गेट खुला छोड़कर इधर उधर हो जाए ना, और अगर पीछे से बंदर आ जाए, तो भाई वो हमारे घर में घुस जाता है। मैंने कुछ दिनों पहले एक ब्लॉग में आपके साथ में शेयर भी किया था कि बंदर हमारे घर में ऐसे घुस जाते हैं और फ्रीज वगैरह खोल लेते हैं, छोटे मोटे खाने के सामान ले लेते हैं। वैसे हमें दिक्कत ये नहीं है कि वो खाने के सामान ले लेते हैं, दिक्कत ये है, अभी लास्ट टाइम बसंत पंचमी वाले दिन, बसंत पंचमी से 2 दिन पहले जयदेव की स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती, तो 2 दिन पहले ही उसके स्कूल में सेलिब्रेशन कर लिया बसंत पंचमी का। तो बसंत पंचमी का लड्डू वो लेकर आए, और जैसे ही गाड़ी से निकले ना, तो बंदर ने उस लड्डू के लिए अमन जी पे अटैक कर लिया। अच्छा हुआ कि वो लड्डू अमन जी के हाथ में था, जयदेव के हाथ में होता तो उसके ऊपर भी अटैक कर सकता था। तो अमन जी के क्या इंजेक्शन लगवाना पड़ा, उनके पीठ पर बहुत, मतलब छोटा सा नाखून का निशान लग गया था। अच्छा हुआ उसने दांत नहीं लगाया, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है वो बंदर, वो जल्दी से अटैक करने के लिए भागता है सबके ऊपर। फिर यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि जो कपड़े मैंने पहने हुए थे वो मैंने मशीन में डाल दी धुलने के लिए। और यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी धोकर रख दी, जो मैं कल जयदेव के लिए लेकर आई थी। उसके बाद में मैं यहाँ पर किचन का कपड़ा धो रही हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने इस किचन के कपड़े में गर्म पानी, बिल्कुल उबलते हुए गर्म पानी में ये कपड़ा डाल दिया था, और सर्फ डालकर इसको मिला के रख दिया था ढक के। तो ये अच्छा खासा साफ हो गया था। इसको थोड़ा सा साफ करके किचन में ही रसोई के कपड़े में हमेशा धोती हूँ, तो वैसे ही मैंने आज किया।
मशीन का राउंड खत्म हो चुका है, तो सबसे पहला काम मेरा ये था कि मैं सारी मशीन को अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लूंगी, इस तरीके से पानी से, साफ पानी से। और बाथरूम में जो फर्श के ऊपर थोड़ी सी चिकनाई वाला बाथरूम हो जाता है ना सर्फ से, वहां पे भी साफ पानी डालकर बाथरूम साफ करके मैंने आखिरी में धोए थे ये पायदान सारे के सारे। घर के सारे पायदान मैं आखिरी में डाल देती हूँ, तो बढ़िया धुल जाते हैं। और हर 3-4 दिन में मैं पायदान धोती ही रहती हूँ, वरना क्या करती हूँ, बारी बारी से पायदानों के नंबर ले लेती हूँ अगर हाथ से धोती हूँ तो। आज मैंने 2 पायदान धो दिए, कल 2 धो दूंगी, इस तरीके से मैं मैनेज कर लेती हूँ अगर मशीन नहीं लगाती तो। और यहाँ पर मैंने फिर पूरे घर में झाड़ू लगा ली, पूरे घर को अरेंज कर लिया था, डस्टिंग कर ली थी। और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद देख सकते हो कितना कचरा हो जाता है ना, तो पहले ही मैंने डस्टबिन में खाली कर लिया कि आगे झाड़ू लगाने में दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत सारे लोग मुझसे मेरी शूज रैक के लिए कह रहे थे कि दीदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एकदम लोकल है, खराब है। देखो, मैं तो नहीं मानती कि खराब है, मेरे को लाए हुए साल भर से ज्यादा हो गया है इसको। मैंने बहुत टाइम बाद इसको ओपन किया, तो मैं शायद मैंने 6 महीने पहले इसे ओपन किया होगा, साल भर नहीं, हाँ साल भर हो गया था भाई इसे लाए हुए, लेकिन ओपन मैंने 4-5 महीने बाद किया था क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था और ये साइड में रखी रह गई थी। तो मैंने जब इसे ओपन किया, आराम से इसको सेटल किया, लगाया, और बढ़िया शूज रैक है भाई। और दूसरी वाली शूज रैक को, बीच वाले शूज रैक को तो 6 साल हो गए। तो इस तरीके से शूज रैक बहुत बढ़िया है, अगर आपको भी चाहिए तो बता देना, मैं लिंक लिंक ऐड कर दूंगी मेरी वीडियो में, आप परचेज कर सकते हो। उसके बाद में ये पोचा भी शानदार है भाई, बढ़िया पोचा है। अगर ये भी चाहिए तो मैं लिंक ऐड कर दूंगी, आप परचेज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर मैं जयदेव के लिए फ्रूट्स में चीकू कट कर रही हूँ। वैसे हमारे घर में सीजनेबल फ्रूट्स आते रहते हैं, अभी करंटली चीकू ही चल रहा है। चीकू अमन जी और जयदेव का सबसे ज्यादा फेवरेट है, तो मैं जयदेव के लिए चीकू कट कर रही हूँ और साथ में मुझे भी खाना है। और देख सकते हो उसका एक्साइटमेंट कितना, मुझे लाड से, तब कितना लाड कर रहा है ये मुझे सिर्फ चीकू के लिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जयदेव बहुत ही प्यारा बच्चा है, देख सकते हो आप। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं ही खा लूं, मैं ही कर लूं, नहीं मम्मी आप भी खाओगे मेरे साथ। वो सबको बता रहा है खाना चाहिए, बढ़िया होता है। मैंने कहा जयदेव यहाँ से जंप कर लो, और उसने आराम से जंप कर लिया यहाँ से। खैर हल्का सा लड़खड़ाया था, लेकिन अगर बच्चों के मन में हम डर बना देंगे ना, तो वो कभी चीजों को कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर मम्मी जी गौरी के लिए गधा पालक काट रही है। ये गधा पालक गेहूं की खेती के अंदर बीच में अपने आप से उग जाता है, तो उसे हम गधा पालक कहते हैं। और ये हैं जड़ें, इन जड़ों को हमने निकाल दिया है क्योंकि गौरी को इसकी वजह से दस्त लग गए थे। और जयदेव ने, देखो सच बता रही हूँ, जयदेव ने लगाई है इस वाले कमरे में झाड़ू, ये देखो, और बहुत अच्छी झाड़ू लगाई है, देखो। मतलब मुझे विश्वास नहीं होता कि जयदेव इतना अच्छा काम कर लेता है। और यहाँ पर ये प्यारा सा बछड़ा खाना खा रहा है, तो जयदेव इसे तंग कर रहा है। मम्मी जी ने इसे थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर दिया, ये एक एक दो दो पत्ते खाएगा इसके अंदर से, तो ऐसे ही बच्चे सीखते हैं खाना। और हम लोग शुरुआत करते हैं इनको बाट के साथ खाना खिलाने से। बाट क्या होता है, दलिया वगैरह ये जो होता है ना, ये हम सबसे पहले खिलाते हैं इनको, इससे ही खाना खाना सीखेंगे। इसके बाद में सेकेंडरी ऑप्शन हम ये पत्तों वाला रखते हैं, हरे पत्तों वाला, जिसको ये आराम से खाना सीख जाएगा धीरे धीरे। जैसे इंसानों को सिखाते हैं ना, वैसे ही जानवरों में सिखाना पड़ता है बच्चों को। फिर यहाँ पर मैंने खाना परोस लिया, टेस्टी वाला अचार जो मैंने मंगवाया था कहीं से। अगर आपको भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगी, आप भी उनसे मंगवा सकते हो घर पर ही। और साथ में मम्मी जी के हाथ का टेस्टी धुनी वाला ये साग चीलवे का, बथवे का। तो चलो भाई, खाना खा लिया, साथ में ताजा दही मिल गया जिसके अंदर हम लोगों ने जीरा और नमक ऐड कर लिया, बहुत टेस्टी खाना बन गया। शाम को अमन जी ने थोड़े बहुत बर्तन मांजे, और यहाँ पर हमने तैयारी शुरू कर दी गाजर के हलवे को बनाने की, क्योंकि कल गाजर का हलवा अधूरा था ना, वो मैंने उबाल कर रख दिया था, और मुझे ऑफिस के किसी और काम से कहीं जाना था, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाई। यही होता है मेरे साथ में। और मेरी बनाई हुई अधूरी रेसिपी घर वाले कभी पूरी नहीं करते, वो कहते हैं कि फिर बाद में कहेगी कि ये अच्छा नहीं बना, इसीलिए वो मेरे भरोसे छोड़ चुके थे। फिर यहाँ पर मैंने इसको गैस पर चढ़ाया और एक बार मिलाकर देखा कि सिचुएशन क्या है इसकी। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दूध मिलाया, और इस तरीके से मैंने मम्मी जी को कह दिया था कि 1 किलो दूध अलग से रख देंगी। तो ये दूध तो हमारे पीने के लिए बचा था, लेकिन मैंने ये भी डाल दिया क्योंकि ये भी बच गया था, तो हमने पी लिया था इसमें से। और आज मम्मी जी ने बनाई आलू मिर्ची की सब्जी, इतनी शानदार सब्जी बनी, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत टेस्टी सब्जी बनाई मम्मी जी ने। शाम का खाना मम्मी जी ने बनाया क्योंकि मम्मी जी को पता था मैं हलवा बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए फिर हलवा बनाने में मेरी मदद की अमन जी ने। देखो घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं मुझे। और ये हलवा ना बहुत बढ़िया बनने वाला है, बस इसको उबाल लेते जाओ। देखो मैं बिल्कुल देसी अंदाज में बनाने वाली हूँ, बिल्कुल भी फैंसी स्टाइल में मैं हलवा बनाने वाली नहीं हूँ। हलवा बनने में समय लगेगा, इसलिए हम लोग पट्टी पर ही बैठ गए दरी बिछाकर, और बहुत अच्छा लगता है, सही बताऊं तो ऐसे मिलकर काम करना सर्दियों में खास तौर पर। तो हाँ, गाजर का हलवा किस किस को पसंद है आप लोग कमेंट करके बताना। और फाइनली आज गाजर का हलवा पूरा बन ही गया,
देखो इस तरीके से दूध पूरा सीजने लगा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया। घी पहले नहीं डाला था, वैसे मेरा बनाने का तरीका कुछ अलग था, लेकिन इस बार बन कुछ अलग तरीके से गया, समय नहीं मिलने की वजह से। तो बड़ी भगोनी में मैंने इसे शिफ्ट कर दिया कुकर से, क्योंकि कुकर छोटा पड़ रहा था। तो बड़ी भगोनी में आराम से ये बढ़िया बन जाएगा हलवा। इस तरीके से बनते बनते देखो इसका ये टेक्सचर आया। अभी इसका रंग लाल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसके अंदर चीनी नहीं डाली है। और हाँ, बाजार का हलवा इतना ऐसे इसलिए होता है क्योंकि उसको उसमें बहुत ज़्यादा मिलावटी घी डाल देते हैं। उससे अच्छा मुझे लगता है कि घी कम डाल लो, लेकिन घर का डालो, देसी घी जो खुद के घर का बनाया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इलायची भी ली है, जो कि मैं बारीक बारीक बेलन से क्रश करूंगी, क्योंकि रात हो गई थी, सब लोग सो रहे थे। तो भाई अच्छा नहीं लगता ऐसे कि आवाज करना, या पापा मम्मी जगी हुई थी, पापा सो गए थे, तो अच्छा नहीं लगता भाई ऐसे बिल्कुल भी। और हाँ, आपको हमारे लॉन्ग ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों ने मेरी जो लाइफस्टाइल है उसको बहुत प्यार दिया है। एकदम सिंपल लाइफस्टाइल है मेरी, लेकिन आप लोगों ने उसे बहुत प्रेम दिया है। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं ना आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ। हमारा गाजर का हलवा बन गया है, भर भर के हमने इसमें काजू डाले हैं। अब बारी आती है इसमें मीठा डालने की। मैंने टेस्ट किया था, मीठा एकदम परफेक्ट डला है इसके अंदर, और बहुत ही बढ़िया बना है ये गाजर का हलवा। हाँ, बना बहुत देसी स्टाइल में है, एकदम सिंपल तरीके से जैसा आता है वैसा बना लिया। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी इसके अंदर से, और इस तरीके से हमने आज गाजर का हलवा पूरा कर लिया। चलिए, अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ में। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपने भी बना लिया गाजर का हलवा सर्दियों के अंदर, और एक सर्दी के सीजन में आपके घर में कितनी बार गाजर का हलवा बन जाता है, वो भी बताना। देखो हमारे घर में तो बनाने पर डिपेंड करता है, जब मन हो जब बना लो। ऐसा कुछ नहीं है कि मम्मी जी मना कर रही हैं या कोई मना कर रहा है। जो इच्छा है वो लाओ, वो खाओ। सबसे पहले मैंने भगवान जी के लिए निकाला, उसके बाद में मैंने हमारे लिए परोसा। भोग अलग से परोसने के बाद में ही हमने भी ये प्रसाद ग्रहण किया। और सही बता रही हूँ, इतना लाजवाब हलवा बना था, बहुत ही टेस्टी हलवा। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको देखकर, हलवे को देखकर क्या मुंह में पानी आया। मुझे तो अभी भी आ रहा है। चलिए, कल मिलती हूँ, बाय बाय।